क्लास, वेलकम बैक। तो आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पहले से ही मैंने बैकग्राउंड पर ले आया है कि आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा नॉस्ट इक्वेशन एंड इट्स केमिस्ट्री। ठीक है, आज एक समझ जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो असली कहानी है, असली कहानी मतलब क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो आज आपको समझ में आएगी जब मैं आपको नॉस्ट इक्वेशन बताऊंगा। तो नॉस्ट इक्वेशन बेसिकली क्या कराती है? नॉस्ट इक्वेशन कोई भी कंसंट्रेशन हो, कोई भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, उस पर वो सेल का पोटेंशियल बता देगी, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बता देगी। जैसे कि पिछली क्लास में जब मैं करा रहा था तो मैं स्टैंडर्ड्स पे डील कर रहा था, स्टैंडर्ड कंडीशन बता रहा था। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर ना, मान लो कि जो परिस्थिति है वो तुम्हारे अनुकूल ना हो तो क्या किया जाए? अब ऐसा तो है नहीं कि परिस्थिति अनुकूल ना हो तो आदमी कार्य ही करना छोड़ दे, मेहनत करता है, लगता है, तो कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकलता है। तो नॉस्ट साहब ने वो रास्ता निकाला कि अगर भैया स्टैंडर्ड कंडीशन ना दे, हम लोग मान लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दिया हमने, 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं दिया हमने, तो कैसे निकाला जाए ईएमएफ? दे दिया और बोला कि लो निकालो ईएमएफ। तो जब नॉस्ट साहब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस टाइम उनके सामने ये बाधा आई। ठीक, तो वो इन्होंने मोटिवेशन लिया, इन्होंने सोचा यार लहरों से डर कर तो नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नॉस्ट साहब लगे रहे और धीरे धीरे सक्सेसफुल हुए और अपना इक्वेशन दिया जिसको कि हम लोग नॉस्ट इक्वेशन बोलते हैं। ये जो है ना, ये इस पूरे चैप्टर में जादू है, इस पूरे चैप्टर में ये जादू की तरह काम करेगा। जादू, बस इक्वेशन डालोगे पुट करोगे आंसर, इक्वेशन डालोगे पुट करोगे आंसर। तो नॉस्ट साहब ने एक्चुअली इतना मेहनत किया, उतना वो किया, तब जा कर के ये जादू वाला फार्मूला निकाला। उस जादुई फार्मूले को आज हम और आप सीखेंगे। चलिए, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम आज आगे बढ़ाते हैं। एक पार्ट मैंने कल बता दिया था स्टैंडर्ड वाला, और आज हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे निकालते हैं उस चीज़ों को, ये देखते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसा कि मेरा पहले से ही है कि पिछली क्लास को थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा। पिछली क्लास को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पोटेंशियल निकालना सिखाया था, क्षमता निकालना सिखाया था। किसकी क्षमता? इलेक्ट्रोड की क्षमता निकालना सिखाया था। किसकी? इलेक्ट्रोड की क्षमता। इलेक्ट्रोड कितने? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है कैथोड, एक हमारा होता है एनोड। तो कैथोड का अगर हम लोग पोटेंशियल लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेसिकली ये 2 चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। दोनों मैंने बताया था कि इसका रिप्रेजेंटेशन ई से करते हैं। अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आप ई रिडक्शन पोटेंशियल लिख देते हो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे आप ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देते हो। और ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ सेल होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। यानी कि अगर मैं लिखूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने पिछली बार बताया था कि ऐसे समझो, जिंक का ही मैंने एग्जांपल लिया था। जिंक के एक्सपेरिमेंट से मैं बता रहा था कि लोग जब स्टडी करना चालू किए तो किसी का 0.76 आ रहा था, किसी का -0.76 आ रहा था, तो कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो लोग IUPAC के पास गए, केमिस्ट्री के भगवान के पास गए। वहाँ पे गए तो IUPAC ने ये कहा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को हम लोग मेन मानेंगे और उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखता हूँ तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखना होता है,
लिखना क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना कि कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, आपको फॉर्मूले में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही मेंटेन करना है। जस्ट लाइक राज और सिमरन, मैंने बताया था कि राज जो है सिमरन को गिफ्ट देता था, तो अगर कोई नहीं रहता था तो सामने सामने हाथ में दे देता था। ठीक है, कोई नहीं था तो सामने सामने हैंड टू हैंड देता था, हैंड टू हैंड। अब ये कोई नहीं था, मतलब अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन है तो डायरेक्ट उसी को रख दीजिए, हैंड टू हैंड दे दीजिए, दिया है डाल दीजिए। अगर मान लो कि वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, अब लोगों के बीच में तो दे नहीं सकता है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसने क्या करता है, फिर मेरा राज क्या करता है, वो चुपके से धीरे से जा करके इसके बैग में रख देता है। कर तो वही रहा है ना, गिफ्ट ही दे रहा है। बस पहले अगर वो सीधा चल रहा था, पॉजिटिव वे में चल रहा था, तो अब वो नेगेटिव वे में चल रहा है, चोरी से चुपके से जा करके बैग में डाल दे रहा है। गिफ्ट तो सिमरन को मिल जा रहा है। तो वही चीज़ है कि IUPAC के अकॉर्डिंग हमको काम चोरी से करना है कि दिया अगर भले ही हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहे, ठीक, दिया भले ही हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहे, हमें लिखना क्वेश्चन में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। और उसको करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, मान लो X दिया हो, Y दिया हो, Z दिया हो, उसके आगे बस माइनस का साइन लगाते जाना है, यानी इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखूं तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, -X -Y और -Z लिख दूंगा। ठीक है, तो ये थी कल की कहानी जो मैंने तुम्हें समझाई थी। कुछ एक्स्ट्रा था क्या इसमें? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा था। स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग डील किए थे। 5 मिनट स्टैंडर्ड कंडीशन को भी आओ देख लेते हैं, 5 मिनट स्टैंडर्ड कंडीशन को भी देख लेते हैं आओ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? एक बार जल्दी बताना, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन वो होती है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लें, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के पास यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 298 केल्विन, इसके आसपास ले लें। अगर क्वेश्चन में गैस मेंशन कर रखी है तो प्रेशर लेंगे, प्रेशर कितना लेंगे? 1 atm के क्रॉस ले लेंगे। तो अगर ये कंडीशन मेंशन्ड है, अगर ये सारी कंडीशन मेंशन्ड है तो हम बोलते क्या है कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे परफॉर्म किया गया है। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन मेंशन्ड है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर रखा गया है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है कि भाई सारी ही क्वांटिटी फिक्स है, कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दिया है, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया है, प्रेशर भी फिक्स कर दिया है। तो अगर सब चीज़ में फिक्स कर दूं तो क्या EMF ऑफ सेल भी फिक्स क्वांटिटी का नहीं आएगा? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, अगर मैंने गैस ना लिया हो तो प्रेशर, कंसंट्रेशन, और अगर गैस लिया हो तो प्रेशर, अगर ये सब फिक्स कर दिया है और मैंने कहा कि ये मेरा इलेक्ट्रोड था, इसका मैंने टेम्परेचर, कंसंट्रेशन सब फिक्स कर दिया है और इसका EMF मैंने 1.1 वोल्ट लाया, कहाँ पे? इलाहाबाद में लाया, प्रयागराज में लाया। मान लो ये इलेक्ट्रोड था, इसका EMF मैंने 1.1 वोल्ट लाया प्रयागराज में। प्रयागराज में ले आया हूँ। अब ऐसा तो है नहीं ना कि यही सेम इलेक्ट्रोड अगर कोई बनारस में हो या कोलकाता में हो या दिल्ली में हो और वो भी यही सेम कंडीशन मेंटेन करे, वही सेम कंडीशन की वो भी कंसंट्रेशन 1 मोलर ले ले और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ले ले, तो हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट 1.3 वोल्ट आए। अगर दिल्ली वाले का 1.3 आ रहा है, तो सही सी बात है कि उसने स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हो तो EMF ऑफ सेल फिक्स हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो प्रयागराज वाला कर रहा होगा वही रिजल्ट दिल्ली वाले का भी आ रहा होगा, यानी कि उसका भी 1.1 वोल्ट आ रहा होगा, वही आगरा वाले का भी आ रहा होगा। ठीक है, वही लंदन वाले का भी आ रहा होगा और वही अपने पड़ोसी पाकिस्तान भाई उनका भी आ रहा होगा, अगर वहाँ पे कोई कर रहा होगा तो।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम मेंशन कर देते हैं तो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का ईएमएफ आता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, अब ये तो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ई नॉट, बस जहाँ नॉट ऊपर लग गया समझ जाना कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ध्यान देना, मैं सब का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखूंगा, सब का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखूंगा, कैथोड का भी लिखूंगा और एनोड का भी लिखूंगा। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होगा तो कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे माइनस का साइन ऐड कर देना है, ऑटोमेटिक वो रिडक्शन पोटेंशियल में चला जाता है। राज और सिमरन को दिमाग में बैठा लेना कि अगर कोई नहीं है तो गिफ्ट हैंड टू हैंड देगा, अगर सब कोई है तो गिफ्ट क्या करेगा, धीरे से बैग में डाल देगा। ठीक है, तो ये था कल का रिवीजन के बारे में। एक मैंने स्पॉन्टेनिटी पे तुमको बताया था, क्या बताया था? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाता है तो कुछ नहीं होता है, बस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट हो जाता है। ठीक, तो ये थी कल के लेक्चर की बात। अब आज हमको पढ़ना है नॉस्ट इक्वेशन, मतलब इन सब जादू को, वही बात है कि फॉर्मूले तो आ गए, इनका फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पे डिपेंड कर रहे थे। फैक्टर्स थे, क्या क्या फैक्टर मैंने बता रखे थे? कंसंट्रेशन बताया था, ठीक है, कहानी से बताया था राज और सिमरन की। फैक्टर क्या क्या थे? कंसंट्रेशन था, टेम्परेचर था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड था। तो उन सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा था, उन सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो उन सारे फैक्टर्स को समराइज किया गया, समराइज किया गया किसके द्वारा? नॉस्ट के द्वारा। नॉस्ट ने ये कहा कि मैं मान रहा हूँ कि ये इन सब के कारण कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर उसका सॉल्यूशन भी उसको बताना था, तो नॉस्ट ने अपनी इक्वेशन दे दी, नॉस्ट इक्वेशन, जिस पे हम लोग अगर कंडीशन स्टैंडर्ड न रहे तो भी कैसे निकाले उसको देखा जा सकता है। तो चलो पहले एक कहानी छोटी सी खुद से बनाते हैं, देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। एक कहानी, ठीक है, एक कहानी, फिर केमिस्ट्री क्या है? कहानी ही तो है। एक कहानी राज और सिमरन वाली, राज एंड सिमरन वाली। ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन गए हैं। एक कहानी राज और सिमरन वाली, ठीक है। ये मेरा राज, ये मेरी सिमरन। या मेरे से हमेशा सिमरन गलत बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी सिमरन, ठीक है। मानो कि इनका कभी मेल मिलाप हुआ ही नहीं था, अभी प्रेजेंटली ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ होगा? समय के साथ पहली मुलाकात हुई होगी। हा, क्या हुआ? पहली मुलाकात हुई। तो पहली मुलाकात हुई तो इसने इसको देखा, उसने इसको देखा, और क्या किए? मुस्कुरा दिए, ठीक है, मुस्कुरा दिए। पहली मुलाकात हुई, समय के साथ साथ बॉन्डिंग आगे बढ़ी, बातचीत आगे बढ़ी, फिर इनका बॉन्ड बना। तो वो जो बातचीत जब चल रही थी, तो इनकी जब बातचीत चल रही थी, ठीक है, जब आपस में बातचीत चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो कुछ प्रश्न भी आ रहे थे, मतलब सिमरन ये पूछ रही थी, सिमरन राज से ये पूछ रही थी कि कब तक मेरा साथ दोगे? कब तक मेरा साथ दोगे? ठीक है, अभी तो बड़ा अजीब सा सवाल हो गया, ठीक है। ये कहा जब तक तुम रहोगे, जब तक तुम रहोगी साथ, ठीक है। ये कहा जब तक तुम रहोगे साथ। दूसरा सवाल इसने पूछा कि अगर कोई दूसरा आया तो? अगर कोई दूसरा आया तो? ये कहा कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम देखेंगे, अगर अच्छा आया तो सोचेंगे। तो ये कुछ चंद सवाल थे, इसके पास टूटे फूटे जवाब थे, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं हुई। अब चूंकि नया नया है तो नहीं समझ में आ रहा है, तो राज अपने गुरु के पास गया,
राज अपने गुरु के पास गया और यही प्रश्न पूछा कि वो पूछ रही है कब तक मेरा साथ दोगे, अगर कोई दूसरा आ गया ठीक है छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो गुरु बोले सेम चीज़ तो वो तुम्हारे साथ भी कर सकती है ना, वो भी तो छोड़ के जा सकती है, वो भी तो छोड़ के जा सकती है, तो तुम उससे काउंटर क्वेश्चन करना, ठीक है, काउंटर क्वेश्चन करना। ये भी आई इन्हीं के पास, काउंटर क्वेश्चन दोनों के पास आया। तो गुरुजी ने एक सॉल्यूशन निकाला, गुरुजी ने एक सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, गुरुजी ने सॉल्यूशन निकाला। गुरुजी ने ये कहा कि भविष्य का तो नहीं पता, लेकिन जब तक हो तुम एक दूसरे के साथ तब तक तो साथ रहो, जब तक हो तब तक तो साथ रहो, जब तक हो तब तक साथ रहो, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा आ गया तो, कोई दूसरा आ गया तो गुरुजी ने ये कहा कि फिर उस हिसाब से तुम लोग अपना कर लेना, देख लेना। अगर कोई दूसरा आ गया ठीक, जो राज से ज़्यादा तुमको अच्छा लग गया, उसकी क्वालिटी तुमको ज़्यादा बेटर लग गई, तो तुम उसके पास चली जाना। सेम चीज़ राज ने को भी बोले कि अगर कोई दूसरा ऐसा आ जाता है जो उससे ज़्यादा अच्छा हो तो तुम चले जाना वहाँ से, ठीक। तो मैं तुमको अब केमिस्ट्री में ले आता हूँ। ये तो थी कहानी, बन गई कहानी, देखो बन जाती है, कोई वो नहीं रहता है। अब चलो थोड़ा सा नीचे से इसको मिटाते हैं और तुम्हें बताते हैं कि आज के चैप्टर में ये जो 3 हमारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं इसको हम केमिस्ट्री में कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो राज क्या था भाई, राज था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक, यही था ना, हाँ। सिमरन कौन थी, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या थी, कॉपर। गुरु कौन थे, आ गए, गुरु थे हमारे नॉस्ट साहब, समझे। मतलब राज और सिमरन किसी और के पास नहीं, नॉस्ट साहब के पास गई थी। इसलिए मैंने कहा था कि ये नर नष्ट इक्वेशन है, नर नष्ट इक्वेशन है। उन्होंने इनको तोड़ने का इक्वेशन दे दिया, नर को नष्ट कर दिया, नर नष्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इनके गुरु थे नॉस्ट साहब। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने क्या किया, क्या किया, ठीक है। आओ अब केमिस्ट्री में चलते हैं। कहानी बन गई, राज और सिमरन फेमस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। राज और सिमरन तो बहुत पहले से ही फेमस थे, DDLJ से ही, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है किसी राज और किसी सिमरन से, वो तो बस मैं शाहरुख खान और काजोल को याद कर लेता हूँ। चलो लास्ट इक्वेशन पे आते हैं। अब आपसे या अभी से जादू होना चालू हो जाएगा, जादू होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जादू करते हैं हम लोग। लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन क्या है पहले वही बता देता हूँ आपको, ठीक। इक्वेशन क्या है, लास्ट इक्वेशन कोई बता सकता है, कोई भी बता सकता है कि लास्ट इक्वेशन क्या होती है। गैस चलो ये आ गई आपके सामने जादुई फॉर्मूला, लास्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT log P अपॉन R, यहाँ पे NF होता है, ठीक है। ये थी, आ जाओ अब देखते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या है। ये क्या है E, ये E ऑफ सेल है। ये क्या है E नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। मैंने कहा था जहाँ नॉट लग जाए समझ जाना स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट हो गया। R क्या है, वो तो मान लो न्यूमेरिकल डिजिट। R क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू ले, 8.314 वाली ले कि 0.081 वाली ले, कौन वाली ले। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग लिक्विड या सॉलिड से डील करते हैं तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। N क्या है, N ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करेगा। ये N को एकदम दिमाग में बैठा के रखना। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड या ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है वही होता है N हमारा। F क्या होता है, F आ जाओ, F देख लेते हैं। F क्या है, फराडे कांस्टेंट। अब फराडे कांस्टेंट क्या होता है, ये पिछली क्लास में बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा उसी को हम लोग फराडे कांस्टेंट बोलते हैं। 96500 कूलम के आसपास आता था ये। और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट,
कभी कभी बुक में आपको यही P और R न लिख करके ये log Q के फॉर्म में आ जाता है। इसी को तो बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? क्या रिएक्शन कोटिएंट नहीं बोलते हैं? रिएक्शन कोटिएंट नहीं बोलते, यही तो होता है रिएक्शन कोटिएंट। कोटिएंट देख लेना, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कोई क्वेश्चन बोलता है, मैं तो कोटिएंट बोलता हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो बोलूँ, मुझे समझाने से मतलब है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन कोटिएंट। तो ये था जादुई फार्मूला, ये आ गया जादुई फार्मूला। ठीक, ये आ गया जादुई फार्मूला। अब चलो करते हैं जादू से थोड़ा सा छेड़छाड़, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर ले, आओ करते हैं। छेड़ने में बहुत मज़ा आता है ना फॉर्मूलों को। हाँ चलो देखो, अब ये क्या है? कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है ना 8.314। ये क्या है? कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है ना, ठीक। ये क्या है? कांस्टेंट। अगर स्टैंडर्ड दे दिया हो तो, ना दिया चलो मान लो कि नहीं होता है, अक्सर हर केस में वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मान लो बहुत रेयर केस है कि जिसमें बदलेगा, हमेशा तो कांस्टेंट ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, डिजिट है। तो एक काम करते हैं ना, सारे कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कहते हो? कर लें? कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आ जाओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसी जादुई फार्मूले को अगर मैं थोड़ा सा कंडेंस कर देता हूँ तो ये क्या हो जाता है? E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 0.059 अपॉन n। ये n तो रहेगा ही, n कहाँ था? n कहाँ था भाई? n कहाँ था? n नीचे था, तो n तो रहेगा ही। मैंने यहाँ से जो कांस्टेंट थे उनको हटाया था, ठीक है, ठीक। n और यहाँ पे क्या बचा? log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लो भाई, और छोटा कर दिया आपके लिए जादू थोड़ा और छोटा हो गया। इसी जादुई फार्मूले को थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एक काम करते हैं ना, अंग्रेजी में लिख देते हैं। इसी जादुई फार्मूले को हम लोग 90% क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। 90% क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चन यानी कि जिसमें ये टेम्परेचर अलग कर दे, 25 डिग्री सेल्सियस से अलग कर दे, उस 10% के लिए ये वाला जादू इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो 2 जादुई फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। यही 2 जादुई फार्मूले होते हैं, यही होते हैं गुरुराज और सिमरन के, यही होते हैं गुरुराज और सिमरन के, जिनको हम लोग बोलते हैं नर नष्ट या नष्ट। और इन्हीं की दी गई इक्वेशन है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? नर नष्ट इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपने दिमाग में बैठा लो, क्या बोलती है? E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 P अपॉन R। ध्यान देना, log बेस 10 है, और P अपॉन क्या है? P अपॉन R क्या है? P प्रोडक्ट है, R रिएक्टेंट है। जब हम क्वेश्चन लेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम उसमें डिटरमाइन करेंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेरा रिएक्टेंट बन रहा है, यानी किसको कहाँ पे क्या पुट करना है। एक्चुअली में ये क्या है? कंसंट्रेशन है, उनकी कंसंट्रेशन है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखने का ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ही ला करके लिख देना, उनकी कंसंट्रेशन को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जादुई फार्मूला, नॉस्ट इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं। अब चलो इसका एक आधा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर बेसिकली हम आगे बढ़ेंगे कि चलो जब आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चन तो आ गया तुम्हारे सामने, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के डर जाएंगे। कुछ नहीं करना है, जो जादुई फार्मूला दिमाग में है उसी को लगाना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe+2 at 0.01 molar concentration goes to Fe solid and chromium solid goes to chromium +3 0.1 molar at 25 degree Celsius. Also find the EMF of the cell given. E0 दे रखा है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसने उसका
जो सेल का ईएमएफ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, वो डिटरमाइन कर रखा है, ये चीज़ दे दिया है, यानी थोड़ा सा काम हमारे लिए आसान कर दिया है। अब चलो आओ देखते हैं किसको उठा ले पहले। चलो पहले मैं एफ को उठाता हूँ ना, फर्स्ट केस एफ का लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ठीक है ठीक है, भाड़ में जाए रूलर, ऐसे ही लाइन खींच देते हैं। ठीक है, वो मेरे से सीधा हो ही नहीं रहा था भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे खींच लेते हैं, थोड़ा देसी एसेंट लाते हैं क्वेश्चन में। ठीक, आओ चलो देखते हैं। तो एक तरफ मैं ले लेता हूँ Fe को और एक तरफ ले लेता हूँ क्रोमियम को। ठीक है, Fe को ले लिया और क्रोमियम को ले लिया। चलो क्या निकालूं सबसे पहले, आओ देखते हैं। चलो रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं ना। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का गेन कराना है कि लूज कराना है, इलेक्ट्रॉन का गेन कराना है। आ जाओ देख लेते हैं। यानी कि हमको कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेगी Fe +2 में सा जो 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और Fe में चला गया। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अब ये क्या है, ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। अब हमारा जादू वाला फॉर्मूला जो कि E ऑफ सेल बताता है, E ऑफ कैथोड या एनोड बताता है। तो E कितना हो जाएगा, जरा फॉर्मूला बताओ क्या होता है। E = E0 - 0.059 अपॉन n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है। ठीक है, कि रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, P/R होता है, R/P नहीं होता है। ठीक, चलो तो यही फॉर्मूला हमको लगाना है। अब बताओ, मैंने T क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन कर दिया था, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस करता तो ये ना हो करके हम पुराना वाला जादुई फार्मूला लगाते, जो पहला ओरिजिनल इक्वेशन था उसको लगाते। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको निकालना है, इसको निकालना है। इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, दे रखी है क्या, हाँ ये कितनी दे रखी है, 0.45 वोल्ट दे रखी है। E0, अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल रिडक्शन हो रहा है। तो एज सच उसको उतार देना, एज सच उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये तो चेंज नहीं होना, ये तो कहीं चेंज नहीं होना, इसको मत चेंज कर देना वरना सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स, देखो n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्या, हाँ हो रहे हैं। लो भैया यहाँ 2 कर दिया। log base 10 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या था, Fe था, Fe था प्रोडक्ट, प्योर सॉलिड था। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। तो ये एक बात बता दो, घबराना नहीं, इसकी कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, अरे बाप रे बाप क्या होगा। देखो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की हमेशा जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिटी होती है, बराबर 1 होती है। अगर कहीं पे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड मेंशन कर दे, कुछ मत करना, डायरेक्ट 1 कर देना। रिएक्टेंट की दे रखी है क्या, जी बिल्कुल दे रखी है, 0.01 मोलर दे रखी है। बस सॉल्व कर दोगे, ई का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करूँ, चलो करते हैं। एक तो कर ही देता हूँ, उसके बाद फिर दूजा आप खुद से करिएगा। चलो आओ, ठीक, देखो पहले लॉग निपटाते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 10⁻² लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। ये कितना हो जाएगा, 0.45 वोल्ट। देखो भाई कहीं गलती होगी तो बता देना मुझे भी, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर तो हूँ नहीं, कुकुलेटर कि तुरंत कर दूंगा। 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10 था, 1/10⁻² हो गया, ये -2 हो गया। ठीक, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर 2 को इधर लाओगे, 2 को इधर लाओगे। देखो भाई देखो, थोड़ा और अच्छे से समझो। ठीक, ये 2 इधर आएगा तो क्या ये 2 log 10 नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कट नहीं जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, आओ तो आंसर हमारा आ जाएगा। करना क्या है,
बहुत छोटा वैल्यू है, नियर अबाउट तुम्हारा 0.59 के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, करके देख लेना एक बार, गलत तो कहीं कर नहीं रहा है। चलो बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा, इसको करके देखना एक बार, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, नहीं आएगा तो बताना, फिर आगे देखेंगे। तो चलो ये तो हमारी आ गई किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल आ गई Fe की, कितनी आई थी 0.59 वोल्ट। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, तो क्या फिर से वही करोगे? कुछ नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो क्या बस करना है, माइनस का साइन लगा देना, यानी ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल उसका, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। चलो क्रोमियम पे आते हैं, क्रोमियम पे आते हैं, क्रोमियम पे आते हैं। ठीक है, रिएक्शन में बस चेंजेस आएंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो रिएक्शन को हटाते हैं यहाँ से, अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्रोमियम कहाँ से जा रहा था, यानी मैं रिएक्शन जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, Cr गोज टू Cr प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, यही लिखूंगा ना, यही लिखूंगा। ठीक, यही हो जाएगा। Cr+3 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है फार्मूला, हमको ये पता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है फार्मूला। प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे रखते हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी बहुत छेड़खानी इसमें कर लेते हैं। इसको निकालना है, E0 दे रखा है, E0 दे रखा है। E0 कितना है भाई क्रोमियम का, -0.75, -0.75 यहाँ पे रखो, माइनस ये तो ऐसा सच रहेगा। आओ थोड़ा यहाँ पे चेंजेस आएंगे, उसको देखते हैं। -0.059, इसमें मत चेंज कर देना भैया। n यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, 3 log बेस का 10, सॉरी बेस का 10। अब प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट इस टाइम क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम 3+ यानी कि 0.1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में ये आ गया है और रिएक्टेंट में ये आ जाएगा, 0.1/1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। आओ आगे देखते हैं इसको, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आ जाओ। आ जाओ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 माइनस 0.059 अपॉन में 3, और ये 0.1 है, इसको एक काम करते हैं 1/10 कर देते हैं, तो ये log बेस 10 1/10 हो जाएगा। ठीक है, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये log 1 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर की इधर इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.75 प्लस 0.059 अपॉन में 3। ठीक है, अपॉन में 3, इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसको यहाँ से काट दिए, 0.03 मान लो 0.019 के आसपास है ये, 0.75 में ऐड कर दो 0.019, यानी कि 9 5 1 6 0.769 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.76, कुछ गलती हो रही है क्या, हाँ ये माइनस में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। ठीक, ये क्या था इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो कुछ नहीं, बस साइन चेंज कर देना, प्लस 0.76 वोल्ट कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये देखो हमने उस जादू से ये निकाल लिया। ठीक, अब E0 ऑफ सेल की बात कर लेते हैं, पूरे सेल की बात करते हैं। ठीक, ये तो राज को निकाल लिया, सिमरन को निकाल लिया, पूरे सेल की बात कर लेते हैं। तो पूरे सेल का, यानी कि हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द EMF ऑफ सेल गिवन। ठीक है, तो पूरे सेल का निकालने से पहले, पूरे सेल का निकालने से पहले ये चलो निकाल ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है।
मिटा दे इसको, मिटा ही देते हैं, या एक काम करते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है EMF ऑफ सेल गिवन, इसको अभी रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, गिव इट अ पॉज। ठीक, ये क्लियर हुआ कि उस जादू से मैंने कैसे E निकाला है। अब देखो जो बात आ रही थी कि कंसंट्रेशन चेंज हो गया है, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं रह गया है, फिर भी आंसर आ जा रहा है। टेम्परेचर तो मान लो लिया है, कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी लेते हैं। ठीक, तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, फिर भी हम E ऑफ सेल तो निकाल ले रहे हैं, मतलब E ऑफ इलेक्ट्रोड निकाल ले रहे हैं। E ऑफ इलेक्ट्रोड, माफ़ करना मैं हर जगह सेल बोलते जा रहा हूँ, सेल का अभी निकालेंगे, E ऑफ इलेक्ट्रोड निकालते चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इतना तो हमको पता चल गया कि नॉस्ट के इक्वेशन से हम अब ये डायरेक्ट फार्मूला ऐसे पुट करेंगे और हम डायरेक्ट E ऑफ सेल किसी को निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने क्यों रोका था, इसको मैंने इसलिए रोका था, इसको मैंने इसलिए रोका था क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ राज ही है और सिमरन ही है, बहुत सारे लोग हैं ना भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भी आपस में बातचीत कर रहे होंगे, उनका भी संबंध बन रहा होगा भाई। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि राज और सिमरन का ही बने, हाँ हो सकता है कृतिका और कृषक का भी बन रहा हो, एनी जेट, चुन्नू मुन्नू, मुन्ना मुन्नी, कुछ भी हो, तो वो सब भी आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, अब राज और सिमरन के केस से मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन बना दी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी ही नहीं है ना कि वही एक रेफरेंस मटेरियल हो, पूरे दुनिया में वही दो तो प्यार करने वाले हैं ना, तो बहुत सारे थे। समस्या ये आई कि बहुत सारे मेटल थे ऐसे जो ऑक्सीडाइज भी हो सकते थे, रिड्यूस भी हो सकते थे, तो कैसे हम करें कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम सबका पोटेंशियल कैसे पता करें, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम सबका पोटेंशियल कैसे पता करें। उसके लिए एक कंसेप्ट आया था शी का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE का। ठीक है, शी का या NHE का, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसी के थ्रू इसकी प्रॉपर्टी बता दूंगा, इसी के थ्रू, इसी को रेफरेंस मान करके हम बाकी सबका स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल निकालते थे। ठीक है, ऐसे समझ जाओ, ऐसे समझ जाओ एक चीज़ को कि मैं तुमको एक तो बहुत ही फैक्ट बात बताता हूँ आज। ठीक है, फैक्ट बात बताता हूँ कि जैसे कि मान लो, चलो फिर से वही राज सिमरन आ जाते हैं यार, क्या करूँ, मेरे पीछे पड़ गए हैं ये दोनों, ये राज, ये सिमरन। ठीक है, इसने इससे पूछ दिया, ये सिमरन मेरी, ये राज मेरा। इसने इससे पूछ दिया कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरी ब्यूटी को नापो, बताओ मैं कितनी सुंदर हूँ। गजब विचित्र सवाल है। अब ये ऐसा तो कह नहीं सकता कि ना भाई एकदम मैं बदसूरत हूँ या कम गोरी हो, क्लेश हो जाएगा, तुरंत क्लेश हो जाएगा, 2 दिन का खाना वाना सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उस क्लेश को रोकने के लिए राज जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है, सोचता है क्या बोलूँ। तो राज क्या करता है, राज बोलता है, सुनो, राज उसके सौंदर्य का वर्णन कैसे करता है कि राज कहता है कि जो परफेक्ट ब्यूटी होती है ना, परफेक्ट ब्यूटी, उसका शेप V शेप का होना चाहिए, V रेशियो का होना चाहिए। एकदम फैक्ट बात बता रहे हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से, इसको थोड़ा केमिस्ट्री से हट के बता रहे हैं, फिर केमिस्ट्री में भी आएंगे, लेकिन ये एकदम फैक्ट बात बता रहे हैं, इसको तुम लोग ट्राई करके देखना। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे को देख रहे हो, ठीक है, जिनके भी बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, वो अपना ब्यूटी रेशियो ज़रूर अपनाएंगे। ठीक है, तो एकदम फैक्ट बात बता रहे हैं कि जो दुनिया में जो भी ब्यूटीफुल चीज़ होती है उसका जो V रेशियो होता है, यानी कि फिगर रेशियो जिसको बोलते हैं, ब्यूटीफुल रेशियो इंडेक्स जिसको बोल लो, उसका रेशियो जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.628 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अब ये रेशियो कैसे निकालते हैं, मान लिया कि ये सिमरन थी, अब राज एक्सप्लेन कर रहा है, और अब ठीक है, जो बन गया मान लो। ठीक है, राज ने ये कहा कि सिमरन देखो, दुनिया में जो सबसे अच्छे बंदे होने चाहिए उनका जो रेशियो होना चाहिए वो V फिगर का होना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ उठा लो, अगर वो 1.628 का अनुपात फॉलो करती है तो वो ब्यूटीफुल मानी जाती है। ये 1.682 अनुपात किसका होता है, वो इसका और इसका अनुपात होता है।
चेहरे को उसने राज ने सिमरन के चेहरे को ऐसे नापा और ऐसे नापा, ऐसे नापा और ऐसे नापा, और उसका रेशियो निकाला और कहा यार तुम्हारा रेशियो तो 1.2 है, 1.2 है, मतलब तुम में वो बात नहीं है, परफेक्ट भी नहीं हो तुम, ठीक है। तो उसने एक तरीके से अपने सौंदर्य का वर्णन स्टैंडर्ड कंडीशन में बता दिया। सुंदरता की जो असली परिभाषा थी, ठीक है, ये सब परिभाषा कि तुम बहुत गोरी हो, तुम बहुत अच्छी हो, ये सब तो मान लो हिंदी की परिभाषा होती है। सुंदरता की असली परिभाषा क्या होती है कि अगर चेहरे की लंबाई बटे चौड़ाई 1.628 का अनुपात लेकर के चल रही है, 1.628 का अनुपात, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, तो वो सुंदरता का एकदम सटीक और सबसे अच्छा डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो वही सबसे सटीक और सुंदर डेफिनेशन जब राज सिमरन को बताता है तो केमिस्ट्री के शब्दों में आते हैं और सी का तुमको रोल बताते हैं कि क्या होता है। एकदम फैक्ट बात है भाई, जब तक मिटा रहा हूँ तब तक तुम लोग अपना अपना नाप लो कि क्या लंबाई बटे चौड़ाई तुम्हारा 1.628 का हो रहा है, और अपनी अपनी प्रियतम, अपने अपने बेस्ट फ्रेंड सबका नाप लेना, ठीक। तो ये सी क्या करता है, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जैसे मैंने बताया कि ब्यूटी का रेशियो होता है, अगर मेरी लंबाई ये और ये इसका अनुपात 1.628 हो जाता तो मैं कहता नहीं आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, लेकिन हर केस में तो ऐसा होता नहीं है, मेरा नहीं है भाई, मान लो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर मैं केमिस्ट्री के संदर्भ में बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के संदर्भ में बात करूं, तो IUPAC ने एक काम किया, एक सेटअप बनाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और उसका इसने ये कहा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो है, ठीक है। उसको उसने स्टैंडर्ड मान लिया, सी को स्टैंडर्ड मान लिया, इसको स्टैंडर्ड मान लिया। अभी इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम भी बनाऊंगा, अभी तुमको बस कहानी बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल बाकी सबका कैसे निकाला गया। डायग्राम बनाना नहीं है, डायग्राम मेरे पास बना रखा है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब क्या होता था, एक तरफ सी को रखते थे, अच्छा ये जो सी है बहुत तगड़ा बलिदान दी, इसको तुम कहीं पे भी रख सकते हो, एज ए कैथोड भी रख सकते हो, एज ए एनोड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर जगह जीरो है, हर जगह जीरो है, स्टैंडर्ड है, हर जगह जीरो है। तो अगर इसको एज ए कैथोड यूज़ करते हो तो एनोड, तुमको एनोड पे जो भी होता है मटेरियल, एनोड पे जो भी मेटल है एक्स वाई या जेड, उसका स्टैंडर्ड क्या मिल जाएगा। कैथोड है तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी जो दूसरा होगा एनोड उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल जाएगा, कोई भी मेटल। यदि इसी सी को आप कैथोड की जगह एनोड पे रख देंगे और कैथोड पे जो भी आपको मेटल दिया है उसको रख देंगे तो उसका क्या निकल आ जाएगा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सी का काम ये था, सी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड माना, और जब उसको स्टैंडर्ड मान लिया कि नहीं इसी के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो बाकी मटेरियल क्या कर रहे थे, बाकी मेटल जो आ रहे थे या तो उसी के बराबर हो सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटी है, या तो उसके बराबर हो सकते हैं जो कि लगभग असंभव है, या तो उससे ज़्यादा हो सकते हैं, या तो उससे कम हो सकते हैं। बस उसी को हमने नाप करके NCERT ने एक सीरीज बना दी जिसको कि हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज जस्ट अ ब्यूटी रेशियो, ठीक है। वो सिर्फ एक सौंदर्य की परिभाषा है कि मैंने जैसे बताया कि जो सबसे बेस्ट सुंदरता होती है उसका अनुपात 1.62 होना चाहिए, यानी अगर ये चेहरा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यदि 1.62 आता, अनुपात समझते हो ना, रेशियो मुझे हिंदी बहुत कम आती है लेकिन जो भी आती है थोड़ा बहुत मैं दबा देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो 1.62 होता है तो ये कहा जाता है कि वो बंदा सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, उसका सौंदर्य एकदम अनोखा है, चाहे बंदा हो, चाहे बंदी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जो भी हो, ठीक। अगर इससे ज़्यादा आता है तो भी दिक्कत, अगर इससे ज़्यादा आता है तो भी दिक्कत, अगर इससे कम आता है तो भी दिक्कत, लेकिन सबका कुछ ना कुछ तो रेशियो आएगा ही, या तो उससे ज़्यादा आएगा या तो उससे कम आएगा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब आ जाओ इसी ब्यूटी को केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख लेते हैं। तो जब ऐसी दिक्कत आ रही थी तो IUPAC ने ये कहा कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड बना दिया स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और कहा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो है और रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो है, ठीक है। अब
दूसरे को उसके सामने रख रख के नापते गए और लिखते गए और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी। ठीक है, तो ये तो शी का फंक्शन था। अब शी का डायग्राम देखते हैं। आओ, आज मैं शी पर ही एंड कर दूंगा। ठीक है, शी पर ही एंड करेंगे, शी का फंक्शन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब भी लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर जब भी, क्या कल ही लूँगा, जब भी लूँगा कल लूँगा, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊँगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट के, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल पे कमांड होगा उतना ही अच्छा हमारा मान के चलो बोर्ड के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे डेरिवेशन और डेफिनेशन बनने के बहुत कम चांसेस होते हैं। डेरिवेशन और डेफिनेशन बनने के बहुत कम चांसेस होते हैं। देख रहा हूँ मैं कहीं डेरिवेशन करा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेशन और डेफिनेशन बनने के कम चांसेस होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बनने का मैक्सिमम चांस होता है। चाहे बोर्ड की बात कर लो, जेई की बात कर लो, नीट की बात कर लो, एनी एग्जाम XYZ ऑन अर्थ। ठीक है, एनी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा तो एग्जामिनर के माइंड में सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्वेश्चन दो। क्यों? क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट में घूमेंगे। उनको नहीं पता है कि अब कोई धीरेन्द्र सर आ गए हैं जो राज और सिमरन के कॉन्सेप्ट से पढ़ा दिए हैं, तो अब कोई नहीं घूमने वाला है इसमें। ठीक है, आ जाओ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे आते हैं। ये क्या है? ये शी है मेरा, यही तो है शी, यही तो है वो स्त्री जिसका इतना अच्छा सौंदर्य का वर्णन अभी मैंने पीछे किया था। ठीक है, यही तो है वो शी। देखो शी में क्या क्या होता है। एक क्या होता है, एक तो पहले डब्बा होता है। ठीक है, डब्बा, कंटेनर, इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर 1 मोलर HCl भर देते हैं। ठीक है, 1 मोलर HCl भर देते हैं, 1 मोलर HCl भर देते हैं। ठीक है, 1 मोलर HCl। अब HCl क्यों भरे हैं? क्योंकि HCl किस में टूटेगा? H प्लस में और Cl माइनस में। तो अगर 1 मोलर HCl लिए हैं तो 1 मोलर ही H प्लस डिसोसिएट हो रहा होगा ना। ठीक है, तो HCl ले लिया। अब हम क्या करते हैं, एक ये जो है ये बेल शेप का कुछ है, थोड़ा बहुत बेल शेप का, पता नहीं कौन सा शेप है, घंटी टाइप ही लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा है। इसका एक वो ले लेते हैं बेल शेप, जार टाइप का, उसमें इधर साइड से छेद कर देते हैं। ठीक है, छेद कर दिए, वहाँ से हम लोग प्योर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं। यहाँ ये तो कोई छेद है थोड़ा सा, ये छेद हो गया। ठीक, अब इस छेद से प्योर हाइड्रोजन गैस पास हो रही होती है। ऊपर इसके ऊपर एक पुड़कू सा छेद लगाते हैं, पुड़कू सा मतलब बहुत छोटा सा पुड़कू सा, और उसमें एक प्लेटिनम की वायर को डाल देते हैं। ठीक है, प्लेटिनम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने बता रखा है प्लेटिनम इनर्ट होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ रिएक्शन कराता है। तो प्लेटिनम की एक वायर लगा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड यानी कि ब्लैक प्लेटिनम का मेटल लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये शी बन गया। समझ में आया क्या क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कंटेनर लिया है, HCl भरा है, एक को कुछ बेल साइप का डब्बा लगा दिया है, उसके इधर एक तो बड़ा सा छेद था ऊपर में ताकि यहाँ से हाइड्रोजन जा सके, और उसके सबसे ऊपर एक पुड़कू सा छेद लगा करके प्लेटिनम की वायर घुसा दी है। हो गया, शी का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, देखो थोड़ा डायग्राम में ऐसे अगर इधर बना दूं, मान लो थोड़ा बेकार भी बन सकता है। करना क्या है, देखो अगर मुझे ना पता हो कि शी क्या होता है तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई, कैसे बनाऊंगा? देखो ध्यान देना, मैं उधर नहीं देख रहा हूँ, देखो ऐसे आंख बंद किया हूँ, उधर नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि नहीं देख रहा हूँ, मन करेगा तो देख भी लूँगा। ठीक है, आओ देखो, एक तो डब्बा लूँगा। ठीक है, और मुझे क्या करना था, डब्बे में पहले तो HCl भर देना था। लो HCl भर दिया, उसके बाद मुझे एक कुछ ऐसा बेल शेप का, ये क्या बन गया, कुछ भी बन जा रहा है यार। एक मान लो मैंने कुछ ऐसा ले लिया है और ये क्या है, कंटेनर है जिसमें मैंने HCl भर रखा है। इसमें प्लेटिनम की एक वायर आ जाएगी और यहाँ पे प्लेटिनम का मेटल हो जाएगा। ये क्या है, प्लेटिनम का मेटल है। ये HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन है। अब समझ जाना। ठीक, और इसी में एक छोटा सा ऐसे आउटलेट हम दे देते हैं, किसके लिए,
प्योर H2 गैस के लिए। ठीक है, ये बन गया मेरा भी सी बन गया भाई, मेरे भी बन गया। कुछ अलग बनाया हूँ क्या? नहीं, कुछ गलत भी नहीं बताया हूँ। प्लैटिनम की वायर भी लगा दिया हूँ। आओ अब देखो कैसे काम करती है। ठीक है, देखो दिखा रहा हूँ। देखो काम कैसे करती है। डायरेक्शन अलग हो गया क्या? गलत हो गया। डायरेक्शन ऐसा नहीं है भैया, इधर है, इधर। ये हाइड्रोजन की गैस जा रही थी, गई टुड़ुक 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 पुड़ुक पुड़ुक, जैसे भी गई। हुआ क्या, यहाँ पास हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होने लगा। ये सब हाइड्रोजन गैस आ रहा है। तो ये प्लैटिनम क्या करता है, उसी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है या एडजॉर्ब करता है। तो ये प्लैटिनम क्या करेगा, अपने सरफेसवा पे अपने ऊपर देहाती भाषा में बोले तो इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने लगेगा, इसी H2 को एब्जॉर्ब करने लगेगा। ठीक है, अब पुचकूसा है, छोटा सा है पुचकूसा। ठीक है, तो पूरा तो कर नहीं पाएगा। तो जो एक्सेस ऑफ H2 है वो क्या है, वो इसी गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, बाहर निकलेगी सरप्लस अमाउंट में। कुछ तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, जो एक्सेस थे वो बाहर निकलने लग गए। ठीक, तो यही था SHE। अब जरा देखो रिएक्शन इसकी क्या होती है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन इसकी देखते हैं क्या होती है। देखो हो क्या रहा था, H2 गैस लिए थे हम लोग, H2 गैस लिए थे। रिएक्शन देखते हैं। H2 गैस लिए थे। ये किस में जा रही थी, H+ में जा रही थी और 2 इलेक्ट्रॉन को दे रही थी। ठीक है, एक रिएक्शन ये हो रही थी, H+ गैस में जा रहा था ना भैया, बोलो यार। हाँ, जा रहा था। H2 गैस आ रही थी, कुछ इधर जा रही थी, कुछ इधर जा रही थी। जो इधर जा रही थी वो भी लिख दिया हूँ। अब जो इसमें आ रही है, इसमें देखो, अब जो इसमें आ रही है, ये इधर लाल कैसे चल रहा है और इधर का, अच्छा मैंने लाल लिए रखा है, सॉरी। अब जो इसमें आ रही थी उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा, ये जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन को ले करके H2 में जा रहा होगा, यही हो रहा होगा ना, H+ इलेक्ट्रॉन को लेकर के H2 में जा रहा होगा, यानी 2 H+ होंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर दो भैया, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 H2 बन रहा होगा। हो गया, यही हो रही होगी। ये 2 तरह की रिएक्शन हो रही है इसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये दोनों हो रही हैं। ये क्या हो रहा है, देखो 0 से +1, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस से 0, यहाँ क्या हो रहा था, H। यहाँ क्या हो रहा है, 2H + 2 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू H2। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है ना, कम हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन किसका होता है, देखो ध्यान दो, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या है, ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये देखा गया कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। क्या है, ये वाली रिएक्शन कराई गई, ये वाली रिएक्शन कराई गई, दोनों का EMF निकाला गया, ई सेल निकाला गया, 0 आया, इसका भी 0 आया, इसका भी 0 आया। तो इसका E0 जब निकाला गया, तो इसका जब E0 निकाला गया, E0 ऑफ सेल निकाला गया, तो ये भी 0 था, ये भी 0 था। 0 - 0 करोगे 0 ही ना आएगा,
तो ये क्या करता है, ये 0 0 सबको उसमें समाहित कर लेता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ऐसे किए, ई रिएक्शन कराए और ई रिएक्शन हुआ तो हम देखे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियलवा भी 0 आ रहा था और रिडक्शन पोटेंशियलवा भी 0 आ रहा था, और दोनों पोटेंशियल मिला करके जब इनॉक्सेल वाले फार्मूला में रखे तो वो भी 0 आ गया, तो बस फिर हमने कहा कि ना, इसी को हम लोग अब स्टैंडर्ड मान लेंगे, इसी को मान लेंगे स्टैंडर्ड। अब इसके अलावा जो बाकी सब हैं ना, इसके अलावा जो बाकी सब मेटल हैं जो भी हैं, ठीक है, वो या तो इससे ऊपर ही जाएंगे या तो इसके नीचवा आएंगे, या तो ऊपर आएंगे या तो नीचे जाएंगे। अब वो देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि ऊपर ले जाना कि नीचे आवे ना, ठीक है। तो यही था SHE और यही था SHE का फंक्शन, ठीक। अब बेसिकली यहाँ पास मैं इस चैप्टर आज का टॉपिक एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने SHE बता दी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। अच्छा, एक छोटा सा ये रह गया था, मैंने तुमको वो बस लिख के बताया था। अब देखो वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लो। मैंने ये कहा था ना कि ये SHE रहता है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ भी बनाए, हमारी मर्जी, कैथोड बना ले या एनोड बना ले, ठीक है। अब उसके बाद इधर वो मेटल लाते हैं जिसका हमको नापना होता है, और इधर पे हम क्या करते हैं, एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। जितना डिफ्लेक्शन ये देता है उतना ही हम बोल देते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। यही होती है कहानी, वही कहानी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है, अब जिंक दिया हुआ है, यानी राज का ब्यूटी रेशियो नाप रहे हैं हम लोग, राज का ब्यूटी रेशियो नाप रहे हैं। तो किया क्या गया है, कुछ नहीं किया गया है, देखो क्या किया गया है। ये क्या है, C है, ये पूरा सेटअप C है। जहाँ भी तुमको ऐसे बेल शेप दिख जाएगा, बेल शेप ऐसे, और ऐसे बगल में उसके ऐसे पुचपुचा ऐसे छेदा लगा रहेगा, समझ जाना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये पूरा सेटअप किसका है, ये SHE का है, ठीक है। और ये कौन है हमारे, ये हमारे राज हैं, मान के चलो राज हैं, ठीक है। जिंक वाले को मैंने राज बोल दिया था, ठीक है, ये हमारे राज हैं। अब राज का ब्यूटी रेशियो नापा जा रहा है, आओ देखें कितना आता है, क्या 0 आता है, क्या राज परफेक्टली फिट है सिमरन के लिए, आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप रहता है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही वो पास आउट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिंक क्या करेगा, जिंक राज की टेंडेंसी क्या थी, देने की थी ना। जिंक क्या करता है, तुरंत Zn क्या है, Zn तुरंत Zn2+ में जाना चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन को दे करके। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास होंगे भैया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाएगा वोल्टमीटर में तुरंत डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और वो डिफ्लेक्शन को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, जो कितना आता है, 0.76 वोल्ट के आसपास आता है, 0.76 वोल्ट के आसपास आता है। अब सुनो भैया, अब सुनो, अब इसमें कैथोड और एनोड पहचानते हैं, ठीक है। Zn अगर Zn2+ में जा रहा था तो हम तो कह देते कि भाई इसका हो रहा है, इसका हो रही है, क्या हो रही है, 0 से +2 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। यानी राज जब दे रहा होता है तब हम लोग उसका ये जो निकालते हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं। और जब वो ले रहा होता है, यदि यही रिएक्शन उल्टी चल रही होती, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Zn में जा रहा होता, तो यही जो चीज़ है, यही तुम्हारी -0.76 वोल्ट आ जाती, और इसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। यही मेंशन की रहती है क्योंकि IUPAC ने इसी को मान्यता दी है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें तुम सॉल्यूशन को डालोगे, सॉल्यूशन में डिप करोगे, जो वोल्ट मीटर है वो -0.76 का डिफ्लेक्शन दिखा देगा, और तुम कह दोगे कि यस एट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड टेम्परेचर E0 ऑफ Zn2+, at standard temperature and condition E0 of Zn+2 goes to Zn is -0.76 वोल्ट। आज की कहानी खत्म, यही होता है। अब तुम वहाँ पे राज को हटाओ, कॉपर को लाओ, सिमरन को लाओ, उसको हटाओ, सुमित को लाओ, उसको हटाओ, कृतिका को लाओ, कार्तिक को लाओ, किसी को लाओ, नायरा को लाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है तुमको, यही होता है, ठीक है। तो ये C आज मैंने ख़त्म किया, मैंने नॉस्ट इक्वेशन बताई, वो जादुई इक्वेशन तुम्हें बता दिया, एक न्यूमेरिकल करा दिया। अब कल उसी जादू को अच्छे से लगाना सीखेंगे। अब इस C का कहीं रोल नहीं आएगा, ठीक है। अब इस C का सिर्फ एक जगह रोल आएगा, क्वेश्चंस में।
क्वेश्चंस में रिप्रेजेंटेशन दे देगा इसका और हमें पहचानना रहेगा। अब ऐसा डायग्राम बना करके नहीं आएगा कि ऐसे बार दे देगा, उसमें टिचकू सा ऐसे छेद लगा देगा और तुम कह दोगे ओह शी दिया है, ऐसे नहीं देगा। शी का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, शी का रिप्रेजेंटेशन होगा और उस रिप्रेजेंटेशन से हम पहचानेंगे कि यस एक तो हमको हाइड्रोजन दे दिया है शी, यानी कि वो तो स्टैंडर्ड उसका तो हम लोग 0 मान लेंगे, जो दूसरा रहेगा वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो चलो इसी सी को यूज़ करके अब कल हम लोग नॉस्ट इक्वेशन के ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कितने चेंजेस उसमें लाया जा सकता है, कितने चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मैं सारे लगभग क्वेश्चंस आपके करा दूंगा, लगभग सारे करा दूंगा, लगभग सारे करा दूंगा, लगभग सारे करा दूंगा, ताकि मतलब कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, NCERT उठा लो, कुछ भी उठा लो, मतलब रेफरेंस बुक जो होती है प्रदीप वगैरह उठा लो, कुछ भी उठा लोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे एकदम ऐसे तुरंत चुटकियों में, ऐसा बता दूंगा। मैंने बता तो दिया है, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 1 ऐसे कर देंगे, उसको बांट देंगे, टाइप 1 में बांट दूंगा, टाइप 2 में बांट दूंगा, टाइप 3 में बांट दूंगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने तरीके का मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस उसमें हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 60% डाउट कंसेप्ट एकदम कमांड पे हो गया है, ठीक है, 60% एकदम कमांड पे हो गया है, और बाकी जो 40% रहेगा वो धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे, कोलरॉश लॉ देखेंगे, अभी राक्षस भी आएगा इसमें, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, सब कुछ देखेंगे। फिलहाल के लिए आज मैं ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और जब नेक्स्ट क्लास में अपन आएंगे तो उसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, यानी मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।